किन के लिए काम कर रही है, ये पता चलता है। जी दिनेश जी। बिल्कुल, इस देश के दो प्रधानमंत्री हैं, एक का नाम अंबानी और एक का अडानी है, और जो आपको प्रधानमंत्री नजर आते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो जो ऊपर से आदेश मिलता है वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मेरा ये मानना है। मैं सुनील जी के पास आऊंगा, फिर अंत में गौतम दा आपके पास आता हूं ताकि आप इनको भी सुन ले। आज सुनील जी, आज 5 अगस्त है। आज के दिन आर्टिकल 370 हटा था। 4 साल पहले गंगा में बहुत पानी बह गया। संसद में अब बहस चल रही है, वहां पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इज इट अनक्वेश्चनेबल, इज इट नॉन डिस्ट्रक्टेबल, कि क्या कभी हट नहीं सकता। तो वकील साहब कहते हैं क्वेश्चन ये नहीं है कि नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, क्वेश्चन ये कि जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लेट डाउन है उसको आपने फॉलो किया क्या, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली छोड़िए जो उस टाइम विधानसभा है, उसके अधिकार आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए या गवर्नर को सौंप दिए। ऐसा होता है क्या कभी? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। 370 तो वापस नहीं आएगा, लेकिन वादा किया गया था कि पंडित अपने घर वापस जा पाएंगे। एक पंडित भी आज तक वापस नहीं गया, बल्कि जो पंडित रह गए थे वहां पे 800-900 घाटी में, उनमें से आधे जम्मू चले गए हैं। तो ये 370 का इफेक्ट है। और आज ही शायद मेरी जो खबर अगर सही है तो 3 जवान शहीद हो गए आज जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के हाथों में। तो मेरा उनकी शहादत को भी नमन है। और इस बीच में और भी सैकड़ों जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो हालात जो कभी कभी दिखते हैं वैसे होते नहीं है। वैसे कल एक व्यक्ति ने कमेंट किया है हमारे शो पर कि भारत ने इंडिया में 2 पैलेस्टाइन पैदा कर दिए हैं, एक का नाम कश्मीर है और एक का नाम मणिपुर है। और ये दोनों पैलेस्टाइन हिंदुस्तान के लिए अब एक सोर, यानी कि एक ऐसा पॉइंट रहेंगे जिससे इंडिया हमेशा तंग रहेगा। राहुल की वापसी एक अच्छा शगुन है, मानता हूं मैं, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि सामने इस डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई के अंदर जो गोलायत है वो बहुत बड़ा है। गोलायत किसी भी किस्म की जो एक नीति होती है या अनीति होती है उसको अपना रहा है। तो नीति उसमें क्या करेगी, धर्म क्या करेगा जब सामने पूरे अधर्म का ही राज हो, पुण्य क्या करेगा जब सामने आपकी सिर्फ पाप और पाप ही हो और पाप के अलावा और कुछ भी ना हो। तो राहुल का आना अच्छा है, लेकिन हमें वक्त का इंतजार करना होगा। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। राहुल गांधी की संसद में वापसी निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और मुख्य विपक्ष को सदन की गतिविधियों से बाहर रखने की जो साजिश थी वो साजिश बेनकाब हुई, विफल हुई, और यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा शगुन है। राहुल गांधी के मुख्य परिदृश्य से हटाने के लिए जो कुछ भी किया गया था, उसी समय से इसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश था। ये लोगों के मन में धारणा मजबूत होती जा रही थी कि जिन नेताओं को, जिन लोगों को, जिस पार्टी को आप जनता के माध्यम से खारिज नहीं करवा पा रहे हैं, आपने सत्ता में आते ही नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को खारिज करने के लिए, अविश्वसनीय बनाने के लिए, लोगों की निगाह से गिराने के लिए और उसकी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए जितने भी तरह के हथकंडे हो सकते थे वो सभी अपनाए गए। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने, एक निजी रूप से हमले करने, उनकी विश्वसनीयता को खराब करने, एक अगंभीर और अनिच्छुक नेता के रूप में प्रस्तुत करने, ये तमाम तरह के प्रयास किए गए, जिसका उल्लेख स्वयं राहुल गांधी ने भी कई बार किया। यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अपने विपक्ष के लोगों को आप इस तरह से लोगों के बीच से खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक माध्यम के बगैर। आप जनता के बीच से खारिज करा दीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। चुनाव हार गया अमेठी से, किसको समस्या हो रही है? किसी को नहीं हो रही। लोगों के बीच से पार्टी अस्वीकृत हो जाए, किसी को समस्या नहीं हो रही। लेकिन जिस तरीके से कानूनी माध्यम से राहुल गांधी को संसद से बाहर करने की कोशिश की गई,
और लोगों को इसलिए भी लगा कि इसमें यह साजिश की गई क्योंकि यह एक निचली अदालत का फैसला आते ही जो जिस जल्दीबाजी में और तुरंत गति से उनकी संसद की सदस्यता समाप्त की गई, जिस तेजी से उनका भवन मकान खाली कराया गया और भारत सत्तारूढ़ दल के जो प्रतिक्रियाएं आई, वह कहीं से नहीं लगा कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है वो, जो अपने विपक्ष के नेता के प्रति किस तरह का भाव रखता है, एक लोकतांत्रिक भाव रखता है या एक दुश्मनी वाला भाव रखता है। सर वो मोदी जी के एक दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं जो कश्मीर के आजाद हैं, वो तो कब से राज्यसभा से जा चुके हैं, बड़े आंसू बहाए गए थे उनकी विदाई में, तो उनका तो मकान तो लिया अभी तक। सर किस अधिकार से मकान नहीं लिया उनका सर? वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक दो लोग नहीं है, वो तो आजाद साहब ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने मकान दे रखा है। मुझे सर डाउट है वो आजाद हैं या गुलाम है, कौन है? ये सही है आपका डाउट, आपका जो संदेह वो निराधार नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अब वाकई आजाद हैं कि नहीं है। तो ये जो जितनी जो प्रतिक्रिया आई, यह एक राजनीतिक दल के रूप में उस अदालती आदेश के बाद इस सवाल पैदा होना चाहिए था, अगर कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है कि क्या किसी राजनेता का जो एक लोगों के द्वारा चुन करके संसद में आया हुआ है, उसको इस तरह की सजा दी जानी चाहिए? क्या वो इतना, अगर अव्वल तो वो कितना अपराध था कितना अपराध नहीं था, ये भी बहस का विषय है। लेकिन उस मामले को लेकर के जिस तरह का नरेशन बनाने का प्रयास किया गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पे हमला है, पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान कर दिया गया, तमाम तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जो कम से कम एक राजनीतिक दल से, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहता है, उससे उम्मीद नहीं की जाती। तो जो अदालती ट्रायल कोर्ट का आदेश आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, आदेश आने के बाद लोकसभा सचिवालय के द्वारा त्वरित गति से की गई कार्रवाई, उनकी संसद की सदस्यता खत्म होने पर लोक सत्तारूढ़ दल के बीच में एक हर्ष का माहौल, उनके मकान को खाली कराने को लेकर के जो तेजी से की गई कार्रवाई, और उसमें भी सत्तारूढ़ दल को लेकर के लोग एक जो हर्ष का माहौल था, जो प्रतिक्रिया थी, उससे लगता था कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगी। जो उसने सपने देखे थे, जो उसने सोचा था कि अदालत के माध्यम से एक नेता जो एक गंभीर चुनौती है सत्तारूढ़ दल के लिए और लगातार हमलावर है, राजनीतिक नेताओं को, विपक्षी दलों को शांत करने, उनको अपनी सीमा में रहने, सत्तारूढ़ दल की अनदेखी करने के जितने भी हथकंडे अपनाए गए थे, उस किसी भी हथकंडे का असर नहीं पड़ा राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी ने इस सरकार के ऊपर जो तीखे हमले शुरू किए, उन हमलों की जो गंभीरता थी बढ़ती चली गई, उसकी धार जो थी वो तीखी होती चली गई, और अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक जो राजनीतिक माहौल राहुल गांधी ने तैयार किया इस देश में, वह और प्रखर होता चला गया, वह धीरे धीरे गंभीर और बहुत गंभीर हो गया। और आज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया, वो विफल रहा, संसद से बाहर रखने की कोशिश की, वो विफल रहा, राजनीतिक दलों को तोड़ने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस को भी तोड़ने का प्रयास किया, वो विफल रहा। जनता के बीच से जो इनका जनाधार है वो खत्म हो जाए, एक अविश्वसनीय राजनीतिक दल, एक भ्रष्ट राजनीतिक दल, एक अपनी सुख सुविधाओं में डूबे हुए राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता के रूप में जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, वो विफल रहा। और फिर राहुल गांधी एक कानूनी जो के माध्यम से ही जो लड़ाई लड़ करके और फिर संसद में आ गए, यानी कि आपका पूरा का पूरा अभियान खत्म हो फेल कर गया और राहुल गांधी आपके सामने खड़े हो गए। तो एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के साथ। अब बीजेपी करेगी क्या? और राहुल गांधी ने जो माहौल बनाना शुरू किया है, यानी कि जो पहले पूरे के पूरे विपक्ष को खारिज करने की कोशिश की गई थी, ये सवाल पैदा किया जाता था विपक्ष की ओर से कि विपक्ष है कहाँ? वह विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सत्तारूढ़ दल के सामने खड़ा है, उनकी विफलताओं को लोगों के सामने ले जाकर के, सरकार की असफलताओं को लोगों के सामने ले जाकर के। और यह एक बड़ी गंभीर राजनीतिक में जो चुनौती है, उस राजनीतिक चुनौती को राहुल गांधी की उपस्थिति ने और मजबूत बना दिया। अब इसका जवाब बीजेपी के सामने कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं
कि धारा 370 और राम मंदिर से हमको वोट नहीं मिलने वाला है, तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको वोट नहीं मिलने वाला है, कि वोट तो आपको नहीं के आधार में मिलना था, गवर्नेंस तो आपने कुछ किया नहीं है, कोई जन कल्याण के कार्यक्रम तो आपने लागू नहीं किए, क्योंकि उसके तो चर्चा ही नहीं करते हैं आप। और जिन आधार पे आप वोट लेते रहे हैं, अब आप स्वीकार करने लगे हैं कि हम वोट ही नहीं मिलेगा इस आधार पर, तो किस आधार पर वोट मिलेगा? गोया कि आपके स्वीकृति हो रही है कि हम वोट नहीं मिलने वाला। आप किन जन कल्याण कार्यक्रमों की बात करेंगे? आप किस विकास की बात करेंगे? किन लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने की क्या बात करेंगे? जो भी आपके वायदे थे, उन वादों की तो बातें नहीं करते हैं आप। अपने नीतियों कार्यक्रमों की जो उपलब्धियां उनकी तो चर्चा ही नहीं करते। तो इन तमाम तरह के जो राजनीतिक माहौल राहुल गांधी ने बनाया। हाँ, मैं एक बात से अरुण पांडे जी की एक बात से मैं थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक असहमत होता हूं कि राहुल गांधी को अभी विपक्ष का चेहरा नहीं होना चाहिए। जो सामूहिक चेहरे की बात विपक्ष कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की भूमिका केवल है कि जो इंडिया दल समूह ने मुद्दे तैयार किए हैं, उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने का एक प्रभावी चेहरा हो सकते हैं राहुल गांधी। और जो सामूहिक नेतृत्व के बाद इंडिया दल समूह कर रहा है, मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाने और लोगों का जन विश्वास हासिल करने का यह तरीका ज्यादा प्रभावी होगा। जी दादा, मैं